अभी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो रही है। ओके बेटा, so let's start. First topic is what? Atomic size, right? Atomic size. बेटा मैं इसको आपको एक चीज स्क्रीन शो करता हूँ. Now what is atomic size, है ना? Atomic size होता क्या है वो देखना है हम लोग को. राइट. सो व्हाट इज एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज जो है रिफर होता है किसके जरिए? एटॉमिक साइज इज रिफर बाय एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस के जरिए रिफर होता है. कोई भी मतलब एटम का अगर हम लोग को साइज पता करना है तो हम लोग उसके रेडियस पे डिपेंड करते हैं कि रेडियस जो है अगर ज़्यादा बड़ा है तो ऑब्वियसली साइज बड़ा रहेगा, एंड रेडियस कम रहेगा तो साइज छोटा रहेगा. तो एटॉमिक साइज जो है वो पहले क्वेश्चन ये उठता है कि एटॉमिक साइज को समझाने के लिए या समझने के लिए हमको समझना जरूरी है कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस. तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? देयर आर टू डेफिनेशन. दो डेफिनेशन है जिसमें से ये वाला डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है, राइट. तो पहले जो नहीं है वो बताता हूँ. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस? so it is a distance, right? Now we can say it is a distance between center of the nucleus, right? Now center of the nucleus and outermost shell, राइट. मतलब कोई भी, यस, हाँ, कोई भी एटम में एक न्यूक्लियस होगा हम लोग को मालूम है, और उसमें अलग अलग शेल होते हैं. तो जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, वहां से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, राइट ना. तो डेफिनेशन रिपीट करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या कहलाता है? हमारा एटॉमिक रेडियस. बट द वेरी इंपॉर्टेंट और द वेरी करेक्ट डेफिनेशन जो मोस्टली आपको बुक में मिलेगा वो ये है. क्या है ये? कि दो बॉन्डेड एटम है, दो एटम, एक एटम दूसरा एटम है ना, जो है बॉन्डेड है. अगर वो दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है ना, दो एटम है, राइट, उसके दोनों बॉन्डेड है, और उनके बीच के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है, इसका डिस्टेंस का हाफ, इसका क्या है? हाफ. तो इट इज डिफाइंड एज व्हाट? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंबाइंड एटम इन अ मॉलिक्यूल. दो एटम जो कंबाइन है उनका न्यूक्लियस का डिस्टेंस का हाफ जो होता है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है. अंडरस्टूड बेटा? राइट. आपको एग्जाम में डेफिनेशन आता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट एटॉमिक रेडियस. सो वी विल से इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? बिटवीन द कंबाइन एटम इन अ मॉलिक्यूल. दो एटम जो कंबाइन है उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस का हाफ जो होता है वो एटॉमिक रेडियस. नाउ एटॉमिक रेडियस, द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज व्हाट? एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर. कोई भी एटम का रेडियस है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? आइदर इन एंगस्ट्रॉम और यू कैन यूज पिकोमीटर. एंड व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 10 meter. And what is picometer? 10⁻⁻12 meter, right? 10⁻⁻12 meter. इसके अलावा एक और होता है नैनोमीटर. नैनोमीटर होता है 10 नैनोमीटर, वो होता है 10⁻⁹ 19 लिख दिया मैंने, वापस लिखता हूँ. नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर. हालांकि ये भी होता है मगर इसको हम लोग यूज नहीं करते. मोस्टली एटॉमिक रेडियस को हम लोग किस में मेजर करते हैं? एमस्ट्रॉन्ग और पिकोमीटर में. एमस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 एंड पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर. अंडरस्टूड बेटा? समझा? ओके. नाउ what is a, yeah, simple, it is the distance between it is a internuclear distance. internuclear distance मतलब क्या? इंटर का मतलब होता है बेटा, इसको भी अगर समझ के लेंगे आप, इंटर मतलब दो के बीच में, दो या दो से ज्यादा के बीच में जो भी चीज होता है उसको इंटर वर्ड यूज करते हैं. अब आप बोलेंगे इंटर का तो मतलब होना चाहिए अंदर का मतलब, तो फिर इसका कैसा? तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको. इंटरनेट, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? इंटरनेट, इंटरनेट सुना है हम लोगों ने. इंटरनेट का मतलब क्या होता है? वो नेटवर्क जो
बहुत सारे पीसीस के बीच में होगा, है ना, बहुत बड़ा जाल हो, बहुत सारे पीसीस को कनेक्ट करने वाला नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे इंटरनेट। अंडरस्टूड। वही अगर जो लैन का वायर होता है हमारे पीसी में लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रानेट। क्या यूज करते हैं हम लोग? इंट्रानेट। तो जो एक ही पीसी के अंदर रहेगा उसको हम लोग इंट्रा बोलते हैं, और दो या दो से ज्यादा के बीच में होगा उसको बोलते हैं इंटर। तो यहाँ पर इंटर समझ में आया। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस। तो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। किसका? कौन से न्यूक्लियस? जो दो बाजू वाले एटम है, एडजेसेंट एटम बोलो या बॉन्डेड एटम बोलो या कंबाइन एटम बोलो, दो कंबाइन एटम है उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, उसका हाफ जो रहेगा वो कहलाएगा हमारा एटॉमिक रेडियस। तो डेफिनेशन क्या आएगा? इट इज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन कंबाइन एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो एटम कंबाइन है उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस का हाफ जो है एटॉमिक रेडियस। अंडरस्टूड बेटा? नाउ यस, okay. Now atomic radius depends on two things: number of shell and nuclear charge, है ना? First is what? Number of shell. If you see number of shell, सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली साइज ऑफ एटम या फिर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या साइज इंक्रीज होगा, है ना? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, इजंट इट? अगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक न्यूक्लियस है, उसमें एक शेल है, एक शेल है, इसका मतलब क्या है? छोटा साइज। एक और शेल बढ़ा दिया, साइज बढ़ गया। एक और शेल बढ़ाया, साइज बढ़ गया। एक और शेल बढ़ाया, साइज बढ़ गया। इसका मतलब वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियस, अगर बात करूँ, या एटॉमिक रेडियस बोलो या एटॉमिक साइज बोलो, रेडिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। यानी एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, द एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इजंट इट? समझा? समझा बेटा? शेल जैसा जैसा बढ़ेगा तो आपका साइज, मतलब एटॉम का साइज बढ़ेगा, इजंट इट? प्लीज हाँ रिस्पॉन्स फास्ट करो। ठीक है बेटा, मैंने ये ऑब्जर्व किया हूँ कि सीबीएसई बोर्ड जो है, मैं उनको भी पढ़ा रहा हूँ, तो उनको पढ़ाने में मतलब बच्चे बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं, मगर आईसीएसई के बच्चे जो है वो रिस्पॉन्स फास्ट नहीं करते। आपका काम है, आप अनम्यूट करके अपने आप को बोलो कि इसका समझ में आया, या फिर डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछो कि रिपीट करो। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। समझो, एक शेल है, एक मैं न्यूक्लियस की बात करता हूँ, एक एग्जांपल। हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग का कि क्या होता है क्या नहीं। तो पीरियोडिक टेबल में बोल रहा हूँ कि सेकेंड पीरियड की बात करता हूँ। सेकेंड पीरियड एग्जांपल बोरॉन, राइट, और सेकेंड पीरियड में एग्जांपल नाइट्रोजन, ठीक है, या फ्लोरीन ले लेते हैं अपन, फ्लोरीन, इजंट इट? तो बोरॉन बेटा, बोरॉन, बोरॉन सेकेंड पीरियड में, इसका मतलब इसके अंदर दो शेल रहेगा, एक शेल और दो शेल। इसमें भी दो शेल रहना चाहिए, एक शेल और दो शेल, बराबर, बिकॉज ये भी सेकंड पीरियड से है, ये भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। मैंने बोला था पीरियड इक्वल टू शेल, राइट ना? जितने शेल रहेंगे उतने पीरियड, वो उतने पीरियड में एग्जिस्ट करेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ सेकंड पीरियड, इसका मतलब दोनों के अंदर दो शेल रहेंगे। तो इससे मेरे को समझ में आना चाहिए कि दोनों की साइज सेम होना चाहिए था। दोनों की साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बट फ्लोरीन की साइज बोरॉन से बहुत छोटी होती है। इनफैक्ट फ्लोरीन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द टेबल। टेबल में सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। समझा बेटा? अभी क्वेश्चन उठता है कि क्यों, क्यों फ्लोरीन सबसे ज्यादा छोटा एलिमेंट है टेबल का, या फिर इन दोनों में दोनों का शेल सेम है तो फ्लोरीन की साइज छोटी क्यों है? तो उसका आंसर है न्यूक्लियर चार्ज। उसका आंसर क्या है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज। आप चाहिए तो मेंशन अपने टेक्स्ट बुक नोटबुक रेफर करने के लिए नोटबुक लेके बैठने का, और जो जो पॉइंट बोला जा रहा है आप उसको नोट डाउन करने का। तो उसका आंसर है न्यूक्लियर चार्ज। ये आपको, ये जो है ना बहुत बेसिक है बेटा, और ये बहुत जगह लगने वाला है, 12th 11th एनसीईआरटी हर जगह यही चीज़ आने में। लास्ट टाइम बोला था लेक्चर के एंड में कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ अभी आगे यहाँ से जो पढ़ने वाले सब इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज़ नहीं समझेंगे रिपीट करने बोलो बेटा, मगर ध्यान से सुनो। तो न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? बोरॉन, हाउ मेनी, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन? बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। 5 मतलब क्या? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 5 बोल रहा हूँ बोरॉन का एटॉमिक नंबर, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। तो इसका न्यूक्लियस का चार्ज क्या रहेगा? समझो, कंसीडर करो इसका न्यूक्लियस का चार्ज है +5। व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बोरॉन? +5। वाइल अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ तो एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। कितना है? 9 है। इसका मतलब फ्लोरीन के न्यूक्लियस में कितने चार्ज रहेगा? 9 चार्ज रहेगा, +9 रहेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ फ्लोरीन क्या रहेगा? +9 रहेगा। समझा यहाँ तक के?
इसके न्यूक्लियस में +5 चार्ज है, इसके न्यूक्लियस में ऑलमोस्ट डबल चार्ज है। अब डबल चार्ज है तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, ये शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसको खींचेगा जरूर ना, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूक्लियस इसको खींचेगा। यहाँ पे भी खींचा हुआ है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, मगर यहाँ पर डबल खींचे जा रहा है, मतलब ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये थोड़ा कम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अंडरस्टूड बेटा, समझा बेटा? तो कोई पूछेगा वाई, सॉरी, ओके बेटा, यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा तो बोरॉन का न्यूक्लियस का चार्ज जो है +5 है और फ्लोरीन का न्यूक्लियस का चार्ज जो है +9 है बेटा। तो फ्लोरीन का चार्ज ज़्यादा है न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस ज़्यादा खींचेगा इस केस में, और इस केस में न्यूक्लियस कम खींचेगा। किसको खींचने की बात कर रहा हूँ मैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना उसको। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ध्यान दो, खींचेगा, खींचने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो खींच रहा है तो क्या आएगा, वो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचे जाएंगे। यहाँ पे भी खींचे जा रहे हैं, यहाँ पे भी खींचे, दोनों जगह खींचे जा रहे हैं, यहाँ पे भी खींचे, यहाँ पे भी खींचे, मगर ज्यादा कहाँ खींचे जा रहे हैं, ये केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर खींचे जा रहे हैं, और जितना अंदर आएंगे उतना शेल अंदर आ जाएगा। और है ना, शेल क्या है, वो है क्या रियल में, शेल होता क्या है, शेल एक्चुअल में दिखता नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं होती। ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना बेटा, ये एक इमेजिनरी बात है, हम लोग कहीं ऐसा बना हुआ बात नहीं है ना, हम लोग इमेजिन ही मत करो कि भाई यहाँ पर बना था फिर वो कैसे कम हो गया, ऐसा नहीं, कुछ बना ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन घूम रहे ना, तो मैं उसको बोलूंगा ये एक ऑर्बिटल है, समझा? अभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, मैंने न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा दिया, तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा घूमते घूमते और अंदर तरफ खींचे जा रहे, खींचे जा रहे। अब मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट ये हो गया, समझो एग्जाम्पल अंदर का हो गया, तो ये जो बाहर का वो हट गया, कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब साइज छोटा हो गया मेरा। समझा बेटा? समझा? ओके। तो यहाँ पर सीधा सीधा रखो याद, सीधा याद रखो, शेल जितने बढ़ेंगे, राइट ना, तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, शेल इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। अभी इसमें जाने की जरूरत नहीं, आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना सब सोचने की जरूरत नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब साइज क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, इजन इट? हाँ है ना? अब जिंदगी में कभी भी हम लोग को ये क्वेश्चन आए शेल के रिगार्डिंग या न्यूक्लियर चार्ज के रिगार्डिंग, हम लोग ब्लाइंडली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या, शेल बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, शेल कम हो गया, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइज कम होगा, बस इतना याद रख लो, ये शॉर्टकट हो गया। यहाँ कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक कोई डाउट? अरे बोलो भाई। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, बढ़ता है कम होता है ना? और ये ट्रेंड्स हम लोग को क्या करना है, ये दो ही चीज पढ़ना है, आइदर डाउन द ग्रुप, है ना, पीरियोडिक टेबल हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट। और एग्जाम में भी या नीट में भी हर जगह आपको एक ही क्वेश्चन आते हैं, डाउन द ग्रुप या लेफ्ट टू राइट। डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो आपको एलिमेंट दे देगा, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम, राइट ना? मैंने इसको याद रखने का तरीका फायदा मैंने बनाया था, हैदर, लता, सोडी, पता है, रूबी इसी साल ने फ्रांस गई थी, है ना, नीचे फ्रांसियम आता है जिसको हम लोग लिखते नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये मैंने ऐसे याद रखा हूँ अपने अपने टेक्निक बनाने का, याद करने का। अब ये एलिमेंट में ऑब्वियसली मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो यहाँ पे दिया भी है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। ठीक है, फ्रांसियम इज ऑल्सो देयर बट वो रेडियो एक्टिव है, तो उसके बारे में हम लोग ने कोई भी जानकारी पता नहीं कर पाए, बिकॉज उसकी जो है हाफ लाइफ बहुत कम होती है, तो उसके बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब एग्जाम में नॉर्मली क्या आता है, या तो डाउन द ग्रुप बात करता है या लेफ्ट टू राइट। आपको एग्जाम में कैसा आएगा मैं बाद में बताता हूँ, पहले ट्रेंड को समझ के लेते हैं। याद रखना, ट्रेंड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ट्रेंड्स, मैं ट्रेंड समझाने से पहले एक शॉर्टकट देना चाहूँगा, राइट? शॉर्टकट्स देने इंपॉर्टेंट होता है। तो एक शॉर्टकट है जो 99% जगह काम करेगा, और 99% काम करेगा इसका मतलब 1% मैंने ऐसे छोड़ा, वो ऐसे ही एक्सेप्शन हो सकता है तो हो जाएगा, वरना मोस्टली जगह काम करेगा। क्या, मैंने ये ऑब्जर्व किया हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन, केमिस्ट्री नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है कि तीन चीज छोड़ के, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लिख के रखो अपने इसमें, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीन चीज छोड़ के, ये तीन चीज जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है,
ये तीन चीज क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और बाकी जितनी भी चीज रहेगी वो डाउन द ग्रुप क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। आपको रीजन में दूंगा, अभी समझाऊंगा, बट एक शॉर्टकट है, जिसको समझो कुछ भी नहीं आता, जिसको दिमाग नहीं है उसके पास, तो उसको क्या कैसे करना चाहिए उसके शॉर्टकट दे रहा हूँ मैं। सिंपल, ये तीन चीज क्या होंगी, डाउन द ग्रुप क्या होंगी बोला मैंने, डिक्रीज होंगी, और बाकी सब क्या होंगी बोला मैंने, इंक्रीज होंगी। समझा ये पॉइंट? अरे हाँ या ना? This is ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and this is electron negativity. These three terms decreases down the group, while others are increases down the group. Down the group अगर बात करूँगा, others means atomic size, right? Metallic character. There are many more. आपके बुक में तो कम दिया हुआ है, अपना हायर डिग्री में आएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आएगी, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ये तीन चीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है बेटा? अरे बोलो। एंड लेफ्ट टू राइट जब भी हम लोग बात करेंगे, तो जो चीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। मतलब लेफ्ट टू राइट हमेशा वाइस वर्सा याद रखने का। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, वाइस वर्सा। मैंने बोला ये तीन चीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जितनी भी ये तीन चीज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। लेफ्ट टू राइट ये तीन चीज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, और बाकी सब चीजें क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। लेफ्ट टू राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये शॉर्टकट था। यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा? बाकी बच्चे नहीं है क्या? बेटा अपने आप को अनम्यूट करके आपको बोलना है, मैं बार बार आके देखूँ क्या? प्लीज़ हाँ बेटा रिस्पॉन्स करो, मज़ा आएगा मेरे को पढ़ाने के लिए। ठीक है चलो, मैंने बोला डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पर मेरे को इनफैक्ट डायरेक्टली मिल गया कि एटॉमिक साइज की बात हो रही है, वो तीन चीज़ में ये नहीं आ रहा ना एटॉमिक साइज, इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोलूँगा डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। वाइल अगर लेफ्ट टू राइट बात करेंगे तो ये क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। अब ये खाली जर्नल आपको मैंने बता दिया, जो मैंने शॉर्टकट दिया था वो शॉर्टकट का यूज़ करके आपको अप्लाई कर दिया। मैंने बोला एटॉमिक साइज वो तीन टॉपिक के अंदर नहीं आता, इसलिए डाउन द ग्रुप वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट उसका वाइस वर्सा होता है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। ये हो गया शॉर्टकट। अब आते हैं टॉपिक पे। डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों होता है? तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। वो कोई पूछता है वाई डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, या फिर दूसरे वे में क्वेश्चन पूछेगा वाई द साइज ऑफ रुबेडियम इज ग्रेटर देन सोडियम, राइट ना? तो उसका आंसर इतना ही है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, देयरफॉर साइज इंक्रीजेस। समझा हम लोग को? हम लोग जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा इसका मतलब साइज बढ़ जाता है। अंडरस्टूड? सिंपल सी बात है ना, एक शेल है तो कम साइज बढ़ेगा बढ़ेगा, नॉन सो ऑन। समझा? हाँ डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो ऐसा पूछेगा, आपको बोलेगा कि सीसीएम की साइज लिथियम के मुकाबले में ज़्यादा है। क्यों भाई? तो बोलने का सीसीएम जो है वो डाउन द ग्रुप सबसे नीचे की तरफ आता है, और लिथियम ऊपर की तरफ आता है। ग्रुप वन के एलिमेंट में सीसीएम जो है वो लिखने का कि सबसे बॉटम पे आता है, लिथियम जो है अपर साइड में आता है। और एज वी मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, देयरफॉर द साइज ऑफ सीसीएम इज व्हाट, ग्रेटर देन लिथियम, ऐसा कुछ बोल देने का। समझा हम लोग को? नाउ नेक्स्ट है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? तो लेफ्ट टू राइट इसको भूल जाओ, ये बंदे की जो है ना रिएक्टिविटी, ये बंदे की ग्रुप 18 की बात करो। ग्रुप 18 को हम लोग भूल जाने का कुछ देर के लिए, क्योंकि उसकी सब चीज़ अलग है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अलग है, उसको हम लोग नहीं पढ़ते ट्रेंड्स के अंदर। मैं बताऊंगा उसका रीज़न भी, पर फिलहाल मैं यहाँ तक बात करूँ। कहाँ तक? ग्रुप 17 तक। तो इफ़ यू गो फ्रॉम ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, बराबर। आप बोलेंगे बीच की ग्रुप कहाँ गए, उनको नहीं पढ़ते, वो ट्रांजिशन मेटल है, उनको हम लोग को 12 में पढ़ना है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी बहुत वेरी करती है, तो उनको हम लोग नहीं पढ़ते इसके अंदर। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14, 15, 16, 17 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइज डिक्रीजेज। जो मैंने आपको बोला साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है ध्यान दो, पहले वही आ रहा है, यहाँ पे बात करेंगे। दो ये जो मैंने एलिमेंट चूज किए यहाँ पर, ये कौन से ग्रुप के, कौन से पीरियड के एलिमेंट है? ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। कौन से पीरियड के एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। करेक्ट हूँ मैं? अरे हाँ या ना? ओके, तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका मतलब सबके अंदर नंबर ऑफ शेल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दो शेल, देखो यहाँ पे भी दो शेल है, यहाँ पे भी दो शेल है, यहाँ पे भी दो, सब में दो शेल है, नंबर ऑफ शेल इज सेम। बीच में जो सर्कल बना है वो न्यूक्लियस है। हाँ बेटा, आप बोलेंगे तीन दिख रहा है मेरे को,
और बीच वाला जो है सर्कल है, तो वो क्या है, न्यूक्लियस है। दो दो शेल है, तो इसका मतलब दोनों का सबका नंबर ऑफ शेल सेम है, तो साइज सेम होना चाहिए था, मगर साइज यहाँ पे अलग है। उसका आंसर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। क्या आंसर है, न्यूक्लियर चार्ज। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। व्हाट इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर, विच मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन। यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 9 प्रोटॉन है। 9 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका न्यूक्लियस का चार्ज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अरे हाँ या ना। और न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या आएगा, इसकी साइज छोटी रहेगी। यस, कोई भी कुछ भी यूज नहीं करेगा बेटा, बीच में कुछ नहीं लिखना है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो समझे अच्छे से। तो यहाँ पर अगर कोई पूछेगा वाई द साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन बोरॉन, तो आई विल से दैट एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, द the atomic number of fluorine is 9 while atomic number of boron is 5, right now. So therefore in fluorine there are 9 protons, which means that the nuclear charge of fluorine is greater than what, बोरॉन। बोरॉन के मुकाबले में फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करेंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। हियर इन केस ऑफ फ्लोरीन द इंटर वो बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर नहीं बोलेंगे, nucleus attraction is more. In case of fluorine, the nucleus attraction to outermost electron is more compared to boron. Therefore, in case of fluorine, the contraction is more. Hence, the size of fluorine is less. समझा हम लोग को। फ्लोरीन के अंदर क्या होता है, फ्लोरीन का प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन ज़्यादा है मीन्स क्या है, उसका न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है। न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, और ज़्यादा खींचने की वजह से क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसका मतलब फ्लोरीन की साइज़ जो है छोटी है। समझा। और लेफ्ट टू राइट बोलेगा तो भी यही बोलने का, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट the number of proton increase, atomic number increases, which means number of proton increases, therefore nuclear charge increases, as a result of which size decreases. Understood? Any doubt till yet बेटा, किसी को कोई डाउट है, कोई बंदा है जो बच्चा मेरे को बोले सर डाउट है, बताने वाला ऑलरेडी हूँ। यस, एनी डाउट बेटा। Yeah, very good. When the nuclear charge increases, the because of nuclear charge, the contraction is more, and contraction is more. Because of that, the size decreases, or we can say that the atomic radius decreases. Isn't it? Okay. Now, first note one, page number 7. Question is there. Cation is always smaller than parent atom. मतलब कोई भी एटम का कटायन जो है उसके पैरेंट एटम के मुकाबले में क्या होता है, छोटा होता है। वाई दिस इज सो, बहुत ईजी है बेटा। कोई पूछेगा क्यों होता है, तो बहुत ईजी है। अच्छा, मैं एक उसमें जाने से पहले ये, या वेरी गुड बेटा, हु इज दिस, हु इज दिस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट। बेटा उसमें हम लोग जाएंगे, पहले मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, मैंने आपको बोला था नियॉन के बारे में, ये ग्रुप 18 के बारे में बताऊंगा, राइट ना। तो ग्रुप 18 की साइज़ यहाँ पर आपको दिख रही है। वैसे तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे आए तो साइज़ कम हुई, उसका आंसर भी हमको समझ में आया, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा हो गया। तो इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी 10 प्रोटॉन होना चाहिए। 10 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका न्यूक्लियस का चार्ज तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अरे हाँ या ना, बराबर ना। तो फिर ये क्यों इसकी साइज़ ज़्यादा दिख रही है आपको, है ना, इसकी साइज़ क्यों ज़्यादा है। याद रखना, ग्रुप 18 की साइज़ ग्रुप 17 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है। क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, आपके 12th में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फेवरेट क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड नहीं, सॉरी आईसी एसएससी बोर्ड का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगर ये क्वेश्चन आपको समझाएगा तो इसका मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। किसी को पता है, कोई बता सकता है क्यों है? आई एम नॉट गेटिंग यू, आवाज़ कट गई बेटा, एक बार रिपीट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहा बेटा आपने? कंप्लीटेड, ओके, ऑक्टेट, या बिकॉज ऑफ दैट, नो नो, गुड ट्राई, नो नो, गुड ट्राई, गुड ट्राई, वेरी गुड ट्राई बेटा, बट दिस इज नॉट द आंसर।
राइट ना। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी किसी बच्चे ने सुबह के टाइम पे ट्रेन में सफ़र किया है? मॉर्निंग टाइम पे किसी ने किया है? कोई बच्चा है जो मॉर्निंग में ट्रेन में सफ़र किया है, ट्रैवलिंग किया है? नहीं किया है? ओके, लेट इट बी। नहीं किया है, मैं बताता हूँ क्या हाल होता है। करना भी मत, बहुत बुरा बुरा टाइम रहता है। सुबह के टाइम पे अगर तुम मुंबई की तरफ जाओगे, 8 बजे के टाइम पे, 9 10 बजे के टाइम पे बहुत ज़्यादा उसमें रश रहती है, बहुत ज़्यादा पैक होता है। समझो एक ट्रेन का बोगी है, राइट। इसमें राइट इसमें कैपेसिटी है कितनी, 100% एट टाइम, राइट ना। 10 100 लोग आ सकते हैं। ये ट्रेन जो है समझो कल्याण से कल्याण से निकली और डायरेक्ट डोंबिवली आने वाली है। कल्याण में 100 लोग आ चुके हैं, इसके अंदर कितने लोग आ चुके हैं, 100 लोग। डोंबिवली में आके रुकी, तो यहाँ पर जो है वो पर्सन चढ़े, है ना, पर्सन जो है चढ़े। पर्सन लोग ने ज़बरदस्ती चढ़े, 100 लोग की कैपेसिटी, 100 लोग तो पहले थे, मगर ज़बरदस्ती दबा दबा के एकदम धक्का धुक्की करके ज़बरदस्ती चढ़ गए, है ना, चढ़ गए। राइट, ट्रेन स्टार्ट हो गई। यहाँ पर समझो एग्जाम्पल, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, एक आदमी चढ़ गया, ज़्यादा नहीं, एक ही आदमी एक्स्ट्रा हो गया। वैसे तो ज़्यादा चढ़ जाते हैं, मगर एक आदमी एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पर कैपेसिटी 100 की थी, 100 मतलब 100 में गेट के पास लोग खड़े होंगे उतना। अरे यार कौन कॉल कर रहा है? ए बेटा, वेट बेटा, कोई कॉल कर रहा है। वेट, ये स्टूडेंट ही है, इनको कभी भी टाइम नहीं रहता। देवराज, अरे देवराज, हेलो, हेलो, देवराज। हाँ देवराज, हाँ जमीर साहब बोल रहा हूँ बेटा, मैं लेक्चर में हूँ, मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। लेक्चर में हूँ ना बेटा। यस बोलो अभी जल्दी से, क्या काम है? हाँ बेटा जल्दी बोलो। हाँ अगर ज़्यादा काम है तो बेटा बाद में बात करो, हाँ 7:30 के बाद बात करो, ठीक है। ओके, थैंक यू। यस, सॉरी, टाइम इज़ ओवर। अब 5 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपको रिकनेक्ट करना है बेटा। आपको जल्दी से ज्वाइन करना रहेगा, राइट, इमीडिएटली ज्वाइन करना है, ठीक है बेटा। ओके, मैं वापस से पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पे थे हम लोग, कन्फ्यूजन हो रहा था। मैं कौन से टॉपिक पे, हाँ मैं ट्रेन का एग्जांपल देता। ट्रेन में जो था हमारा, बोगी में 101 चढ़ गए। होता है क्या, ट्रेन जब छूट जाएंगी वहाँ पे जाने के बाद अंदर के जो पैसेंजर है वो एक दूसरे को धक्का धुक्की शुरू करते हैं, है ना। मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली वो कॉम्पैक्ट थे, अब वो लोग अपने को ढीला करने की कोशिश करेंगे। तो होगा क्या, जो गेट पे खड़े लोग हैं ना, वो लोग को धक्का लगने लगेगा, मतलब वो लोग बाहर आने लगेंगे, पूरा बाहर आ जाएंगे, मतलब वो लोग जहाँ पे जो बंदा 2 पैर पे खड़ा था वो अभी 1 पैर पे आ जाएगा, या सुनो। क्योंकि कैपेसिटी तो 100 की थी, पर 101 पे आ गए, राइट ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी कहानी है। यहाँ पे कैसा है कि समझो कि कैपेसिटी जो है यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन की है। कितने इलेक्ट्रॉन की, आउटर में 7 है। 7 की जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बहुत नज़दीक आ गए, एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। क्लोज आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में अगर बहुत क्लोज आ जाएंगे तो उनके बीच में क्या रहेगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगा। अरे हाँ या ना, समझा। ये जो अंदर का शेल है, ये बाहर का शेल है। ये इतने 8 इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन शुरू हो जाता है। रिपल्शन 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 शुरू हो जाए, और रिपल्शन की वजह से क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, धक्का देंगे, पुश करेंगे। पुश करेंगे तो ये जो साइज होना चाहिए था उसके मुकाबले में थोड़ा सा साइज जो है बढ़ जाता है। समझा हम लोग को? समझा। हाँ, एग्जाम में ये नहीं लिखने का धक्का देके धक्का दिया गया है इसकी वजह से साइज बढ़ेगा, ऐसा नहीं। यू कैन राइट द सेंटेंस ओवर हियर के दिस इज ड्यू टू व्हाट, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, राइट ना। इंटर इलेक्ट्रॉनिक मतलब दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, रिपल्शन हो रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट जितने इलेक्ट्रॉन है वही आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझा। तो कोई पूछेगा वाई द साइज ऑफ ग्रुप 18 इज ग्रेटर देन साइज ऑफ 17, so you will write due to inter electronic repulsion, isn't it?
समझा? चलो फिर से हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कटायन वाले क्वेश्चन। बहुत अच्छा आंसर दिया बच्चे ने, एक बच्चे ने आंसर दिया कि कटायन एग्जाम्पल सोडियम लेता हूँ मैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, राइट ना? 11 को मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट करूँगा 281। हाउ मेनी शेल्स आर देयर? 3 शेल्स आर देयर। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? अगर मैं इसका कटायन बनाऊंगा, सोडियम कटायन, मतलब कटायन पॉजिटिव आयन बनाया, तो क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके, है ना? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये पॉजिटिव मतलब गरीबी की निशानी। और गरीबी कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, किसी के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस पर गरीबी की निशानी आएंगी, उतना गरीब, जितने इलेक्ट्रॉन गए उतना गरीब। तो एक गरीबी आई, इसका मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन गया। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो कहेंगे 2,8 हो जाएगा, 1 गया। हाउ मेनी शेल्स आर देयर? 2 शेल्स आर देयर, मतलब ये वाला शेल गायब हो गया ना बेटा, तो ऑब्वियसली साइज कम हो जाएगी ना। समझा? समझा? 2 शेल है तो इसका मतलब 2 शेल की साइज, पहले 3 शेल थे तो 3 शेल की साइज थी। इसलिए इसलिए हमेशा कटायन की साइज जो होती है वो किसके मुकाबले में? उसके आयन के मुकाबले में कम होती है। समझा? और दूसरे वे में बोलेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह गिरता है, इलेक्ट्रॉन की भी कुछ साइज होती है ना, इलेक्ट्रॉन की भी साइज होती है। तो सिंपल लॉजिक लगा दो कि कोई अगर साइज घेर रहा है, मैं एक जगह बोल रहा हूँ, एक जगह पे 4 बच्चे बैठे, 4 बच्चे, तो इन्होंने इतनी जगह खरीदा खरीदे ये घेरा। अब 4 की जगह 3 बच्चे बैठे, तो वो कम जगह घेरेंगे, सिंपल सी बात है ना? अगर किसी का 10 इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा की जगह घेरेगा, 9 इलेक्ट्रॉन तो अभी तो कम जगह घेरेगा। वही 11 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, मतलब अनायन बनाते हैं हम लोग, चलो अनायन। तो अनायन की साइज क्या रहेगी? अनायन की साइज क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, बड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना? तो याद रखना, पेरेंट एटम के मुकाबले में कटायन की साइज हमेशा स्मॉलर होती है, वाइल अनायन की साइज जो है हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है पेरेंट एटम के मुकाबले में। इजन इट? अंडरस्टूड बेटा? एक ही बच्चे को समझा, बाकी लोग को नहीं समझ में आया? यस? ओके, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट एक और आता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन के बीच में, अब ये देख तो मज़ेदार क्वेश्चन है। एग्जाम्पल मेरे को क्वेश्चन आया कि Mg+2 एंड सोडियम प्लस, राइट? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ Mg? 12। 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है। 10 को ओपन करो, 2,8, 2 शेल, इजन इट? सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, माइनस इलेक्ट्रॉन एक गया, 10 है, 10 है मतलब 2,8, 2 शेल। इसके भी 2 शेल है, इसके भी 2 शेल है। तो क्या दोनों की साइज सेम होंगी? नहीं। जब शेल सेम है तो हम लोग दूसरा फैक्टर चूज करेंगे। हम लोग को साइज पता करना है तो हम लोग दूसरा फैक्टर यूज करते हैं ना। दूसरा फैक्टर क्या था? न्यूक्लियर चार्ज। याद है ना हम लोग को? 2 फैक्टर दिखाया था मैंने। एक फैक्टर था हमारा शेल, और शेल से हम लोग को आंसर नहीं मिल रहा तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे? न्यूक्लियर चार्ज पे। समझा? कभी भी कोई भी अगर हम लोग को एटॉमिक साइज को पता करने बोला है किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो पहले हम लोग नंबर ऑफ शेल देखेंगे, किसके शेल ज़्यादा है किसके अंदर कम है। जिसमें ज़्यादा रहेंगे उसकी साइज ज़्यादा, जिसके अंदर कम रहेंगे उसकी साइज कम। बट अगर शेल से आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे। न्यूक्लियर चार्ज, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? इलेक्ट्रॉन तो 10 है बेटा, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, मगर इसमें प्रोटॉन कितने हैं? इसमें प्रोटॉन 12 है। सॉरी यार, शेयर स्क्रीन चलेगी थोड़े से।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मैं बता रहा था आपको। क्या बता रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का? Mg+2 और Na+। अगर आप ये दोनों देखेंगे तो दोनों की अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, देयरफॉर नंबर ऑफ शेल इज सेम। और नंबर ऑफ शेल सेम है, इसका मतलब साइज सेम होना चाहिए था। बट ऐसे केस में हम लोग न्यूक्लियर चार्ज पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज में यहाँ पे प्रोटॉन कितने? 12 है, एटॉमिक नंबर 12 है ना यहाँ पर। और इसका प्रोटॉन कितने रहेंगे? 11, एटॉमिक नंबर 11 है। तो यहाँ पर बिकॉज प्रोटॉन 12 है, इसका मतलब इसका न्यूक्लियस का चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज अगर मैं बात करता हूँ तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होगा कंपेयर टू दिस, राइट ना। और न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा रहेगा तो साइज क्या हो जाएगी? बोलो बेटा। Mg किसकी साइज ज़्यादा रहेगी बेटा? Mg की क्या? Na की। सोडियम की साइज ज़्यादा रहेगी। Mg का न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इसलिए इसकी साइज कम रहेंगी, लेस होंगी। अंडरस्टूड बेटा? ओके बेटा, थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा। आप लिख रहे हैं ना बेटा? राइट। ओके, एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन नाम सुना ही होगा। H+ को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं बेटा? एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? H+ को क्यों बोलते हैं? क्योंकि H है। H क्या होता है? मतलब H में क्या है? एक प्रोटॉन है, राइट ना। उसके न्यूक्लियस में क्या न्यूट्रॉन है? क्या नहीं है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 है इसका मतलब क्या? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। अगर 1 है तो इसका मतलब खाली से एक प्रोटॉन है उसके अंदर, न्यूट्रॉन नहीं है। और प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मैंने बोला एक में से यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन प्लस मतलब H+ बनाया, मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन गया मतलब जीरो हो गया। इलेक्ट्रॉन चले गया मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब सिर्फ क्या बचा इसके अंदर? प्रोटॉन बचा। तो मैं इसलिए मैं इसको प्रोटॉन बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अब बचा ही नहीं, तो सिर्फ वो खाली प्रोटॉन ही है। वो क्या है? प्रोटॉन ही है। तो इसलिए इसको प्रोटॉन बोलते हैं। समझा हम लोग को? समझा? अरे समझा या नहीं समझा? बाकी लोग को भी समझा ना? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेटालिक कैरेक्टर। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर? मेटालिक कैरेक्टर। कौन ज़्यादा मेटल रहेगा, कौन नॉन कम रहेगा, राइट ना। फिर से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर? कौन मेटल होता है? कोई बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल? मेटल का डेफिनेशन क्या होता है? यस बेटा। रिस्पॉन्स फास्ट, हाँ बेटा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल? नहीं पता? ओके, गुड। मेटल का डेफिनेशन क्या होता है? वो एलिमेंट, राइट ना, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। द एलिमेंट विच कैन लूज, विच हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम में जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर आउटर मोस्ट में जो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को वो इजीली लूज, अगर वो इजीली लूज कर पाएगा तो इसका मतलब क्या है? वो मेटल है। समझा? और इजीली लूज नहीं कर पाएगा तो क्या है? मेटल नहीं है। या दूसरे वे में बोलेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करता है तो उसको बोलेंगे मेटल। नॉन मेटल भी बता देता हूँ। और जो इजीली एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो वो क्या है? नॉन मेटल। समझो, हाँ? समझा? वो बंदा जो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। क्यों करता है गेन? ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट करे। और वैसे ही मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहा है? ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट करे ना। 2 8 1 है, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। हर कोई स्टेबिलिटी के लिए ही काम करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो एलिमेंट, अगर द एलिमेंट which have tendency to lose its valence electron, right now, to form an positive ion, to form a positive ion is called as metal. समझा हम लोगों को? ओके, नाउ डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे ना, मैं बता चुका इससे पहले। तो लेट्स स्टार्ट विद डाउन द ग्रुप। अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा? सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर एक मैं बात करता हूँ, ये बंदा, ये न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है। समझो, कंसीडर करो, ये ऊपर वाला एलिमेंट है, ये नीचे वाला एलिमेंट है, ठीक है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, समझो इसके पास भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होगा? बोलो,
कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होगा, ये वाला या ये वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड, नीचे वाला या ऊपर वाला? ट्राई तो करो बेटा, रॉन्ग तो रॉन्ग, ट्राई करो। मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा बेटा, पोटेंशियल अगर अलग है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ, वही वो बात आयनाइजेशन पोटेंशियल आएगा, मगर यहाँ फिलहाल के लिए बात कर रहा हूँ कि कौन इजीली लूज कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेप्ट रखो। बिगर न्यूक्लियस, ये बिगर साइज ऑफ एटम, एटम न्यूक्लियस नहीं, बिगर एटम जिसकी साइज जो है बड़ी है, तो वो इजीली लूज कर पाएगा। क्यों लूज कर पाएगा? बिकॉज डिस्टेंस दूर हो गया ना बेटा। अभी सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, तो इसका अट्रैक्शन उतना दूर तक जा पाएगा क्या? उतना नहीं। यहाँ पर न्यूक्लियस से बहुत करीब है, तो उसका अट्रैक्शन उतना ज़्यादा रहेगा। अरे हाँ, है ना, जो चीज़ अपने पास होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट, अपन उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना। वही अगर दो दूर रहेगा, जैसे एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई रिलेटिव है जो मेरे करीब है, तो मैं उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड रहूँगा, मगर अगर कोई मेरा रिलेटिव है जो बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, तो ज़्यादा दिन तक अगर आउट ऑफ इंडिया रहता है बंदा, तो वो उससे इतना अट्रैक्शन नहीं होता, अट्रैक्शन कम होती जाता है बेटा। तो बात वही आती है कि कितना भी अगर जो चीज़ दूर रहेंगी वो अट्रैक्शन दूर, मतलब ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उसको, भाई ये अट्रैक्शन ज़्यादा कर पाएगा। समझा हम लोग को? तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसको निकालने, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा, बराबर। वही, ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, इसका मतलब अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए इजीली निकलेगा। तो यानी इसका मतलब इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, और इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? कम है। मैंने आपको डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है मेटेलिक कैरेक्टर भी, हर कोई चीज़ इंक्रीज होती है, तीन चीज़ को छोड़ के, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो वही, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस, है ना, साइज इंक्रीज होता है, और बिकॉज साइज इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होता है, राइट। हम लोग बोलेंगे द न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। समझा हम लोग को? साइज के बढ़ने से क्या होता है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और बिकॉज ऑफ दैट क्या बोलेंगे हम लोग, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इन इंक्रीज हो जाता है। अंडरस्टूड? अरे बोलो भाई। अब लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं। क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर, तो मेटेलिक कैरेक्टर आप देख रहे होंगे, ये मेटल्स है और यहाँ पर क्या है? नॉन मेटल है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे तो लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? आंसर वही है, फिर से आंसर वही है, देखो 90% रीजन में वही आंसर है। डाउन द ग्रुप बात करेंगे तो साइज की बात करने का आंसर में, और लेफ्ट टू राइट बात करेंगे तो न्यूक्लियस चार्ज की बात करने का, आंसर यही निकलेगा। देखो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ये और ये पैटर्न में, यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस का चार्ज इसमें ज़्यादा है, और इसका न्यूक्लियस का चार्ज कम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कम है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या है? न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसको निकालना ईजी नहीं होगा, मगर ये ईजी नहीं निकल जाएगा। तो ये ईजी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये नॉन मेटल है, और ये ईजिली निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या है? मेटल है। अंडरस्टूड? समझा? बाकी लोग को भी समझ में बैठा? तो इसीलिए एज वी मूव, अगर कोई पूछेगा वाई, वाई क्लोरीन इज व्हाट नॉन मेटल वाइल मैग्नीशियम इज मेटल, तो वी विल से दैट chlorine were placed in the periodic table in the left side, right, no, sorry, right side of the periodic table, right now. And as we move from left to right, the nuclear charge increases, right now, and size decreases. Nuclear charge increase हो रहा है और size decrease हो रहा है, because of that nuclear attraction to outermost electron decreases, नहीं, increases. Nuclear attraction to outermost electron increases, as a result, nuclear chlorine is what, sorry, chlorine is what? Non metal। समझा हम लोग को? बाकी लोग? यस, ओके बेटा, यही आंसर था। अब तक की कोई डाउट किसी को बेटा? एनी डाउट? इफ यू हैव यू कैन आस्क मी। विच वन? वापस से वैसे रिपीट करूँ बेटा? लेफ्ट टू राइट, अगर इफ़ यू गो लेफ्ट टू राइट ना, सो इफ़ यू गो लेफ्ट टू राइट,
यू कैन सी दैट साइज डिक्रीज होता है, ये हम लोगों ने देखा है, साइज डिक्रीज ही होता है, ये न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है। तो दोनों होता है, साइज डिक्रीज होता है एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ये भी होता है बराबर, ये दोनों होता है। और साइज डिक्रीज और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, समझो एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये इधर है और ये छोटा सा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर है, इसका चार्ज है वो +1 है, इसका चार्ज +10 है। कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला तो दूर हो गया इलेक्ट्रॉन, ये बहुत दूर हो गया इलेक्ट्रॉन। प्लीज़ अपने आप को म्यूट करो बेटा, बाहर से बैकग्राउंड आवाज़ नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये जो है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन दूर हो गया मतलब अट्रैक्शन कम हो गया, राइट, पहला पॉइंट। और इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैसे ही पहले से कम है, तो यानी इसका मतलब ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, और लूजली इलेक्ट्रॉन हेल्ड है तो इसका मतलब ये इजीली निकल जाएगा। बट अगर इसकी बात करूँगा मैं, तो इसमें क्या है, ये बहुत करीब है और ये अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और करीब भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली होल्डेड रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो ये नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये नॉन मेटल है, और ये निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? मेटल है। अंडरस्टूड? ओके बेटा, अब आती बारी, ऐसा आपको एग्जाम में ऐसा नहीं कि मैं बोला लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप, आपको एग्जाम में पूछेगा व्हाई दिस इज नॉन मेटल, दिस इज मेटल, आपको सबसे बताना रहेगा, समझा? और देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ से जा रहा है इलूज कैपेसिटी, राइट ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये इसकी यहाँ पे ये मेटलॉइड है, राइट ना, ये बीच में आ रहा है। यहाँ से देखो ये ग्रुप 7, इसको तो 18 को हम लोग गिनते नहीं, बोला हमने। 17 से आएंगे तो ये नॉन मेटल हो गया, यहाँ पे से आएंगे तो ये मेटल हो गया, तो ये बीच वाला जो है मेटलॉइड हो गया, बीच के 3 ग्रुप इधर के 3 ग्रुप इधर के, समझा हम लोग को? ग्रुप से 14 जो है नॉर्मली मोस्टली जो है वो मेटलॉइड होते हैं। अंडरस्टूड बेटा? ओके बेटा, ठीक है। अभी आता है नॉन, नेक्स्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नो, कौन सा कैरेक्टर है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मैंने आपको समझा दिया पहले ही कि नॉन मेटल क्या होते हैं, वो द एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अब तक हम लोगों ने क्या बात किया था? टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल था। अब जो गेन करेगा वो क्या है? मेटल है। अब कौन इजीली गेन करेगा, समझो, अब सिंपल सी बात है, समझो। हाँ, अब मैं बोलता हूँ, देखो ये इसकी साइज ये, अपन लेफ्ट पहले डाउन द ग्रुप बात करते हैं। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? डाउन द ग्रुप की बात ही नहीं करेंगे, नॉर्मली लेफ्ट टू राइट की बात है, क्योंकि अगर तुम बोलेंगे फिर क्या, इसका मतलब ग्रुप 1 में सबके सब मेटल है ना। वो क्यों सबके सब मेटल है? बिकॉज वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है ना, तो वहाँ पे डाउन द ग्रुप की बात होंगी नहीं, और इसलिए आपको टेक्स्ट बुक में भी डाउन द ग्रुप दिया है क्या? दिया है, डाउन द ग्रुप दिया है, मगर ये कहाँ पे अप्लाई होगा बेटा? इस साइड में ही अप्लाई होगा, नीचे की तरफ। हाँ, कंपैरेटिवली बात करेंगे तो कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँगा ज़्यादा मेटेलिक कौन है डाउन द ग्रुप, तो मेरा जो सीसीएम है वो सोडियम के मुकाबले में ज़्यादा मेटेलिक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा? हाँ, अब वापस से समझते हैं हम लोग, तो डाउन द ग्रुप बात करते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? ये इसकी साइज़ छोटी है, इसकी साइज़ बहुत बड़ी है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे ऐड किया, बाहर से डाल दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर से डाला। अब मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड हो जाएगा, गेन हो जाएगा इजीली? ऊपर वाला या नीचे वाला? कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली गेन हो जाएगा? फर्स्ट वन इज लास्ट वन, नीचे वाला। यस, ये है ना। क्यों? क्योंकि नज़दीक है बेटा, है ना, सिंपल सी बात है, नज़दीक है तो इसका मतलब ये गेन हो जाएगा। Yes, very good. Right now, so here if you see now the size is small, so we can say that attraction between nucleus and electron is more, right now, and because of that क्या होगा? It will pull the electron easily and therefore it is non-metal, right now. तो जो इसकी size छोटी रहेगी, जो non-metal character बढ़ेगा, right now, तो we can say non-metallic character is inversely proportional to size, right now. जितनी size छोटी रहेगी उतना non-metallic character क्या होगा हमारा? मोर रहेगा। अंडरस्टूड? बाकी लोगों को भी समझाना बेटा। अब लेफ्ट टू राइट बात करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबके अंदर नंबर ऑफ शेल सेम है, सबके अंदर, मगर न्यूक्लियस का चार्ज में फ़र्क है, राइट ना। शेल सेम है, एक ही पीरियड के है तो शेल सेम रहेगा, मगर अगर मैं बात करता हूँ ये वाले राइट की, लेफ्ट वाले एलिमेंट की बात करता हूँ, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, ये वाला सोडियम है समझो, ये वाला क्लोरीन है। तो यहाँ पर बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज समझो एग्जांपल +2 है, इसका न्यूक्लियस चार्ज +9 है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज बहुत ज़्यादा है तो ये ज़्यादा खींच जाएगा,
यानी ये इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कम इजीली कर पाएगा। तो ये इजीली कर पा रहा है, इसका मतलब ये नॉन मेटल है और ये मेटल है। समझा हम लोग को? तो आपको न्यूक्लियस के चार्ज में अगर बात करना है तो याद रखना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में अगर पूछेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज आएगा उतना ज़्यादा नॉन मेटेलिक रहेगा वो। और न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग को पता करना, तो कैसे पता करेंगे? उसका एटॉमिक नंबर से। जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है इसका मतलब न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है। अंडरस्टूड बेटा? Next question is that we have to understand the oxidizing agent. अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस चैप्टर की लास्ट में करेंगे, इनको ये रिमाइंड कर देना बेटा, वो एकदम एंड में करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल वी विल सी द नेचर ऑफ ऑक्साइड। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। मैंने नेचर ऑफ ऑक्साइड का पीपीटी लिया हूँ क्या? पिक लिया होगा, एक मिनट। नहीं लिया, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड समझते हैं। तो आपके बुक में अलग अलग ऑक्साइड दिए हुए, राइट, जैसे कि यहाँ पर बना देता हूँ। सोडियम का ऑक्साइड क्या बनेगा? सोडियम का Na2O बनेगा, बराबर है, राइट। उसके बाद Mg का क्या बनेगा? Mg का MgO बनेगा, राइट। Al का Al2O3 बनेगा। इसका Si का बनेगा SiO2 बनेगा, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। मैं बता चुका हूँ आपको कैसे फॉर्म करने का। इसका बनेगा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड दोनों चलता है, दोनों फॉर्म होते हैं। इसका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, राइट। और इसका Cl2O7 Cl2O5 ऐसे बनते हैं, ठीक है, मैं O7 लिखा, ये ऑक्साइड। क्वेश्चन ये उठा है, राइट, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कौन ज़्यादा बेसिक है या एसिडिक है। हम लोग को कैसे मालूम रहेगा कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड बेसिक है? ठीक है, अब याद रखना, जो ऑक्साइड है ना वो किसके ऊपर बनता है, मैं बता देता हूँ। ये एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, पहले ऑक्साइड को हम लोग को पहचानने का तरीका दे रहा हूँ। ऑक्साइड अगर नॉन मेटल का है, किसका है? नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसका मतलब वो क्या है? एसिडिक है। क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है? एसिडिक होता है। समझा हम लोगों को? लिख लो आपकी नोटबुक में, नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है? एसिडिक होता है। मेटल का ऑक्साइड जो होता है, मेटल का ऑक्साइड वो क्या होता है? बेसिक होता है, राइट, एज वेल एज एम्फोटेरिक होता है। अब इसमें दो चीज़ होती है, बेसिक भी होता है और एम्फोटेरिक भी होता है। अब क्वेश्चन उठता है कौन बेसिक रहेगा, कौन सा एम्फोटेरिक होता है। तो स्ट्रॉन्ग मेटल अगर है, कौन सा है? स्ट्रॉन्ग मेटल। कौन सा मेटल है? स्ट्रॉन्ग। रिएक्टिविटी सीरीज दिया था आपको लास्ट टाइम, मैंने दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया? हेलो, यस स्टूडेंट, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम रिएक्टिविटी सीरीज दिया था क्या? एम आई ऑडिबल? हाँ, मैं बोल रहा हूँ मैंने रिएक्टिविटी सीरीज दिया हूँ आपको। नो ना? नहीं दिया तो ले लो। सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर देन एल्यूमिनियम, फिर देन जिंक होता है, फिर आयरन, फिर कॉपर, राइट। उसके बाद नीचे जगह नहीं तो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं, पीबी, एचजी, एजी, एयू। ठीक है बेटा, ये मेन एलिमेंट है, मेन मेटल है जो रिएक्टिविटी के लिए आते हैं। ये आपको नॉन कॉमनली याद करना है, ठीक है। सी ए है, ये सी ए कैल्शियम। समझा बेटा? ओके, ये क्यों बोल रहा हूँ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो नॉन मेटल है तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल हमेशा क्या रहेंगे? एसिडिक रहेंगे। बट मेटल के ऑक्साइड या तो एम्फोटेरिक रहते हैं या तो फिर क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो इसमें से जो स्ट्रॉन्ग मेटल है लाइक दिस, ये जो ऊपर के चार स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग मेटल है या स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल है ना, वो हमेशा ये जो चार है वो हमेशा क्या बनाएंगे? वो लोग वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बेसिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेसिक ऑक्साइड। वाइल जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है लाइक दिस, ये तीनों मेटल, Fe वाले चारों मेटल ले लो, तीनों नहीं चारों, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जितने भी है ना, वो लोग क्या बनाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो ऑक्साइड जो एसिडिक भी बिहेव करता है और बेसिक भी बिहेव करता है। अंडरस्टूड बेटा? समझा? और ये लोग तो कुछ नहीं बनाते क्योंकि रिएक्टिव ही नहीं है, लेस रिएक्टिव है, तो ये लोग फॉर्म ही ऑक्सीडेशन ही करते ही नहीं है, मतलब ये लोग ऑक्साइड बनाते ही नहीं है। समझा हम लोग को?
यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो अगर आप पेज नंबर 9 पे देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि सोडियम, क्योंकि मेटल रिएक्टिव है तो इसका ऑक्साइड जो है बेसिक रहेगा, इसका ऑक्साइड भी बेसिक रहेगा, मैं बी लिखते जाता हूँ, इसका भी ऑक्साइड क्या आएगा, बेसिक रहेगा। इसका ऑक्साइड ये, क्योंकि देखो मैं बोला मॉडरेट रिएक्टिव में आ गया तो ये क्या है, एम्फोटेरिक हो जाएगा, राइट राइट। इसका ऑक्साइड क्या रहेगा, अब यहाँ से ये नॉन मेटल आता है, ये सारे क्या है, सारे क्या है, नॉन मेटल, तो ये क्या है, क्या रहेगा हमारा, एसिडिक रहेगा। और जितनी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है ना, ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम लोग को मालूम है, डाउन हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो जितना अपन लेफ्ट राइट की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा वो एसिडिक, मतलब क्लोरीन का जो ऑक्साइड रहेगा वो मोस्ट एसिडिक रहेगा, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक रहेगा। वाइल सोडियम और मैग्नीशियम में कोई पूछेगा बेसिक ज़्यादा कौन है, तो सोडियम का मोस्ट बेसिक रहेगा और ये लेस बेसिक रहेगा, बेसिक रहेगा मगर लेस रहेगा। समझा हम लोग को? लिखना है तो आप लिख लो अपने वर्ड में, अपने नोटबुक के अंदर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को बेटा? यस अदर स्टूडेंट, एक ही बच्ची मेरे को रिस्पॉन्स कर रही है, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट, आर यू देयर और नॉट? वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। राइट, नाउ वी विल गो फॉर व्हाट, केमिकल रिएक्टिविटी, राइट। सो वी विल स्टार्ट विथ केमिकल रिएक्टिविटी। Wait a minute, I will share my screen. Screen whiteboard. Now केमिकल रिएक्टिविटी, ना हमको देखना है कि कौन ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होगा, कौन ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव नहीं रहेगा, बराबर ना। तो रिएक्टिविटी देखेंगे ना आप तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, ध्यान दो। अक्रॉस द पीरियड की बात करना है, याद रखना रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी डिपेंड्स या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, right, is directly proportional to capacity to lose और गेन इलेक्ट्रॉन। ये आपने नोटबुक में लिख लो। रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैरेक्टरिस्टिक्स पे और इलेक्ट्रॉन गेन करने के ऊपर, मतलब कैपेसिटी पे। कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो बंदा जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है। और कोई बंदा है जो इलेक्ट्रॉन लूज इजीली नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन इजीली नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो लेस रिएक्टिव है। समझा? ये हाँ, तो आप इसको नोट बना के लिखो ताकि ये आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा। क्या समझने में हेल्प करेगा, रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझने, तो साइड में रख दो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो समझो एग्जांपल ग्रुप्स की बात करता हूँ, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड 17। मेरे को अभी भी जगह नहीं है तो मैं वो लिखता नहीं, 17 लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो 17 वापस से लिखना पड़ेगा, क्लियर। चलिए 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। मैं बस ये ग्रुप से, ठीक है। अब हम लोग को मालूम है कि ये जो एलिमेंट है, राइट ना, यहाँ के, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। और इसकी साइज सबसे ज़्यादा होती है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है, साइज़ डिक्रीज, बराबर ना, राइट। तो सबसे ज़्यादा इसकी साइज़ है। मैं एक काम करता हूँ, आपको इससे जरिए दिखाता हूँ, बुक के अंदर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मेरे को जगह नहीं मिलती वहाँ पर समझाने के लिए, मज़ा नहीं आएगा। वापस से रिपीट करता हूँ, 1, 2, 13, 14, 15, 16 एंड 17। मेरे को मालूम है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है, साइज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी इसकी साइज़ जो है, ग्रुप 1 की साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा है, राइट। साइज़ ज़्यादा है इसका मतलब समझो एग्जाम्पल बड़ी साइज़ है, न्यूक्लियस, राइट ना, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा। अरे हाँ है ना, क्योंकि ग्रुप 1 का सबसे बड़ी साइज़ है तो इसका मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ज़्यादा इजीली लूज होंगे। और इजीली लूज होंगे इसका मतलब, हाँ इजीली लूज हो जाएंगे,
इसका मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव है। मैंने बोला लूज, जो इजीली लूज करता है या जो इजीली गेन करता है, तो सबसे ज़्यादा किसकी रिएक्टिविटी रहेंगी? इसकी। मैं अभी रिएक्टिविटी के नंबर डालता हूँ, ये पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसकी रहेगी, या फिर मोस्ट रिएक्टिव, राइट ना? यस और नो? समझा? उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर देखूंगा तो ग्रुप टू की साइज थोड़ी इसके मुकाबले में छोटी है ना? साइज इसके मुकाबले में थोड़ी छोटी है। अरे हाँ है ना? तो इलेक्ट्रॉन नज़दीक है, इसका मतलब इसके मुकाबले में ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूज, जल्दी लूज नहीं होगा, है ना? जल्दी लूज नहीं होगा। अरे हाँ है ना? और ये लूज नहीं होगा, इसका मतलब रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, लेस। समझा हम लोगों? इसकी रिएक्टिविटी इससे कम है। समझो, यहाँ तक समझा बेटा? यस, आई एम शोइंग समथिंग अगेन। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। एक मिनट बेटा, आई एम शोइंग समथिंग बट बिकॉज ऑफ नेटवर्क। अब देखो बेटा, सॉरी, हाँ वापस रिपीट करता हूँ। 1 2 3 1 2 13 14 15 16 17 एंड साइज मैंने बोला डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। समझो पहले वाले की साइज बहुत बड़ी है, बराबर ना? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर बहुत है, इसलिए ये इजीली लूज हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। समझा? इसकी साइज, सेकेंड वाली की साइज जो है उसके मुकाबले में छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नज़दीक आ जाएगा। और नज़दीक है इसका मतलब इसके मुकाबले में ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा ईजिली लूज नहीं होगा, है ना? और लूज नहीं हो रहा है मैंने बोला, तो रिएक्टिविटी इसकी लेस रहेगी, तो लेस डाल दिया। समझा हम लोग को? अब इसकी साइज और छोटी हो जाएगी, समझो इसके मुकाबले में और छोटी हो गई साइज। तो अब इलेक्ट्रॉन और नज़दीक आ गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं होएगा, इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज कम हो गई, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। यस और नो? 14 की और कम हो जाएगी। अरे हाँ है ना? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? अब समझो इसकी साइज बहुत छोटी है, इसकी साइज बहुत छोटी है, बट यहाँ पर क्योंकि ये नॉन मेटल कैरेक्टर आ गए ना, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात आ गई। क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन गेन इजीली कर सकता है ना, क्योंकि बहुत नज़दीक आ गए ना, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन इजीली कर सकता है। ये नॉन मेटल है, मैंने बोला नॉन मेटल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन की बात करते हैं। मेटल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज की बात करते हैं। याद है हम लोग को? अरे हाँ है ना? तो जब भी हम लोग मेटल के बारे में अगर एक्टिविटी बात करेंगे तो उसमें गेन लूजिंग देखने का। समझा? और जब नॉन मेटल की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या देखने का, उसमें गेनिंग कर पाएगा कि नहीं देखने का। क्या देखने का? रिपीट करता हूँ यहाँ पर, जब आप मेटल की एक्टिविटी देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि क्या बोलेंगे, हाउ इजीली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, बराबर है। एंड नॉन मेटल के केस में, नॉन मेटल के केस में आप क्या करेंगे, हाउ इजीली इट कैन, बोलो, गेन इलेक्ट्रॉन। समझा हम लोग को? आपको रिएक्टिविटी देखना है तो आप क्या देखेंगे, बोला मैंने, कौन कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मेटल के केस में, और नॉन मेटल में कौन कितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ से ये जो 15 16 17 ये सब क्या है, नॉन मेटल में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन मेटल। ये सब क्या होता है, मेटल में आते हैं। और मैं आपको बोला था 14 क्या है, मेटलॉइड है। याद है मैं बोला था आपको? तो ये नॉन मेटल है, तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें ये सबसे ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अरे हाँ है ना? ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर उसके बाद ये ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा साइज़ बढ़ जाएगा, ये कम गेन पर कर पाएगा। इसकी और थोड़ी साइज़ बढ़ जाएगी तो ये कम गेन कर पाएगा। समझा हम लोग को? अरे हाँ है ना? क्लियर है? तो सबसे कम रिएक्टिव कौन रहेगा, तो इससे मेरे को मालूम पड़ा सबसे कम रिएक्टिव कौन है, 14। समझा हम लोगों को? ऐसा जाएंगे, हाँ मेटलॉइड तो सबसे, ऐसा जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती कम होती जाती है, ऐसा जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम हो रही है। अरे हाँ है ना? डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, राइट ना? तो ये सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव। कोई पूछेगा हु इज द लीस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल ग्रुप्स, so 14 ग्रुप्स आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, isn't it? एंड व्हाट अबाउट डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप, ये तो लेफ्ट टू राइट और उन्होंने अकॉर्डिंग टू पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। समझा? नाउ डाउन द ग्रुप अगर बात करूंगा तो कैसे बात करेंगे बेटा, तो डाउन द ग्रुप बात करेंगे तो ऑब्वियसली साइज बढ़ता है। अरे हाँ है ना? अब मैं अगर मेटल की बात करता हूँ, अगर मेटल बोलेगा तो हम लोग कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात करेंगे। नॉन मेटल के बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात करेंगे बेटा। तो इसमें दो अलग अलग क्राइटेरिया है। तो मेटल की बात करते हैं। समझो एग्जाम्पल मेटल है, ग्रुप वन को उठा दिया। ग्रुप वन में एग्जाम्पल यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम। आपको पूछा है कि हु इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, है ना? मोस्ट रिएक्टिव कौन है, तो कौन रहेगा? तो सीसियम जो है सबसे बड़ी साइज़ है। अरे हाँ है ना? साइज़ बड़ी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज इजीली करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज इजीली करेगा। अरे बोलो हाँ या ना?
एंड देयरफॉर मोस्ट रिएक्टिव। समझा हम लोग को बेटा? अरे बोलो। ओके, सो इन मेटल डाउन द ग्रुप, अरे यार ये, इन मेटल डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीजेस, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, गेनिंग इजी हो जाती है। बट इन नॉन मेटल साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? बोलो, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। यस और नो? समझो एग्जांपल, यहाँ पर साइज बड़ा है और यहाँ पर साइज छोटा है। अब बताओ कौन इजीली गेन कर पाएगा इलेक्ट्रॉन? ऊपर वाला। अरे हाँ है ना, यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अरे बोला, समझ में आया बेटा? समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगर आप नहीं बोल पा रहे, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। समझा बेटा? या थम्स अप का यूज़ कर लो बेटा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। टाइम अप हो चुका है। समझा यहाँ तक कि कोई डाउट है? समझा? ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो फिर आपको समझ में आया? एनी डाउट इफ़ यू हैव, यू कैन आस्क मी टिल यट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। बेटा आपको कोई डाउट है? एक मिनट बेटा, वेट वेट। यस, से। एक मिनट बेटा, सॉरी ये फ़ोन पे फोन। सॉरी, कैन यू रिपीट प्लीज़? जल्दी बोलो। प्लीज़ रिपीट, प्लीज़ रिपीट। हेलो स्टूडेंट, प्लीज़ रिपीट। ये फ़ोन भी अचानक में आने, मोबाइल हैंग हो रहा है। बेटा ओके ओके बेटा, नॉन मेटल का क्या होता है बेटा? नॉन मेटल में वो बंदा जो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर पाएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है ना? तो हम लोग को मालूम है डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ जाती है, तो साइज़ बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब इसकी साइज़ बड़ी है और इसकी साइज़ छोटी है। अब मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, कौन सा इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन हो पाएगा? ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन इजीली गेन हो पाएगा। क्यों इजीली गेन हो पा रहा है? बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन साइज छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब आ रहा है, तो खींच लेगा उसको। और यहाँ पर इस केस में क्या है? आवाज़ आ रही है ना बेटा? तो यहाँ पर इस केस में क्या है? न्यूक्लियस से ये बहुत दूर है ना, साइज बड़ी होने की वजह से, तो ये इसको गेन नहीं कर पाएगा। तो मैंने अभी बताया था, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर या नॉन मेटल के अंदर क्या होता है? वो बंदा जो इलेक्ट्रॉन गेन इजीली कर पाता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बिकॉज इसकी साइज़ कम है तो ये इजीली गेन कर पाएगा, या साइज़ ज़्यादा है इसको, इसका मतलब ये इजीली गेन नहीं कर पाएगा। समझा अभी? अंडरस्टूड बेटा? एनी डाउट टिल यट? ओके, थैंक यू सो मच। If you want, you can take a screenshot of this page for your reference, right? आप इसका screenshot ले लो आपके reference के लिए। And next time we will start with क्या है, gradation in physical properties, page number 10। जो gradation in physical property that we will start in next lecture, isn't it? थोड़ा ही बाकी है बेटा। होमवर्क क्या है बेटा आपके लिए? होमवर्क है बेटा, आपको करके आना, क्या आना है? आपको इंटेक्स क्वेश्चन करके आना है। क्या करके आना है? इंटेक्स क्वेश्चन करके आना है। आपको कौन से इंटेक्स क्वेश्चन करके आना है? नेक्स्ट का टाइम मैं आऊँ, देखूँगा आपका, या फिर आपको अपलोड करना रहेगा। मैं गूगल क्लासरूम बन चुका है, तो वहाँ पे मैं होमवर्क डाल दूँगा आपको। आपको पेज नंबर 5 पे जो इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मैंने जो समझा है उसके बेस पे करना है, नोट से नहीं करना है, खुद से ट्राई करना है कि आपको करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नहीं आएगा तो फिर इस नोट्स का भी यूज़ करके समझने की कोशिश करो, और उसके बाद भी अगर आपको नहीं आता तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को बताएंगे, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। पेज नंबर कहाँ पर है? 5 पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 17, टोटल 20 क्वेश्चन आर देयर।
पेज नंबर 5 एंड 6 के अंदर 20 क्वेश्चन आर देयर दैट यू हैव टू सॉल्व एंड अपलोड इन गूगल क्लासरूम। मैं आपको गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू सो मच, वी विल स्टॉप ओवर हियर।